नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अडानी ग्रुप के लिए आज का दिन काफी खास रहा। शेयर से लेकर ग्रुप के चेयरमैन तक सबके लिए बड़ी राहत भरी खबर आई। क्या है पूरा मामला, इसको आज के सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सेबी ने अडानी ग्रुप को राहत भरी खबर दी है। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच में उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी फैसले के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन सेबी ने अडानी को क्लीन चिट देते हुए क्या क्या बातें कही, अडानी ग्रुप पर क्या है हिंडनबर्ग के झूठे आरोप, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज ये खबर आने के बाद किन किन शेयरों में आई तूफानी तेजी, इसके अलावा पूरे मामले पर गौतम अडानी का क्या है कहना, जानेंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 12% की तेजी आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए 9,450 करोड़ रुपए के नए एजीआर डिमांड के खिलाफ कंपनी की याचिका पर सुनवाई जो थी उसको टाल दिया। वहीं सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए और समय मांगा है। क्या है एजीआर बकाये से जुड़ा हुआ पूरा मामला, विस्तार से इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यानी ईवीज की। सरकार ने छोटी बड़ी गाड़ियों पर जीएसटी तो कम कर दिया, लेकिन सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है ये वाला भी मामला, कैसे ईवीज को नुकसान पहुंचेगा, और अगर नुकसान पहुंचा भी तो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो ज्यादा इफेक्ट होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। शेयर मार्केट में गिरावट के बीच देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भारी उछाल देखने को मिली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गौतम अडानी और उनके परिवार को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर क्लीन चिट दे दी। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी आई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 13.3% तक बढ़ गए। सबसे ज्यादा उछाल अडानी टोटल गैस के शेयरों में आया। ये शेयर जो है 13% बढ़कर 688 रुपए के आसपास पहुंच गया। इसी तरह अडानी पावर के शेयर भी 9% बढ़कर 688 रुपए पर पहुंच गए। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर भी लगभग 5% बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अडानी पोर्ट के शेयर 3%, तो AWL एग्री बिजनेस के शेयर्स भी 3% बढ़े। प्रवीण सर, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक इस तेजी के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में $3 अरब की तेजी आ गई है। अब चूंकि सर हम और आप इस पूरी खबर को आज से नहीं सर, काफ़ी लंबे समय से इसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से मुझे याद है सर कि वो जनवरी का वो महीना साल 2023 जब ये खबर आई थी, उसके बाद जो है सड़क से लेकर संसद तक पूरा हंगामा मच गया था। तो पूरी क्रोनोलॉजी को हम आपसे समझना चाहेंगे और 23 से 25 तक का सफ़र तय कराइए। नहीं, देखिए 2023 में 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, जो कि एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर हैं, उसके बाद जो अडानी ग्रुप पे एक तरह का हमला किया गया, एलिगेशंस लगाए गए, काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई। और पूरा मुझे याद है कि 24 जनवरी को जब सुबह होते ही जब इसकी खबर, ये रिपोर्ट आई, उसके बाद ऐसे मानकर चली कि पूरे देश में एक तरह की सनसनी का माहौल पैदा हुआ। क्योंकि जो गौतम अडानी और जो अडानी ग्रुप दुनिया के, गौतम अडानी उस वक्त दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे रईस शख्स जो है हुआ करते थे, और माना ये जा रहा था कि बहुत जल्द वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स शामिल होंगे। भारत के जो बेहद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, आपके रोड ट्रांसपोर्ट है, इन तमाम सेक्टर्स में अडानी ग्रुप का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था और रीढ़ माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देश की, किसी भी देश की। तो ऐसे सेक्टर्स में जिस ग्रुप का इतना हैवी इन्वेस्टमेंट था, रिन्यूएबल एनर्जी से लेके, वहाँ पे इतना बड़ा अटैक एक हुआ, एलिगेशंस लगाए गए और उसके बाद डिरेल करने की कोशिश की गई। लंबी जंग चली, हिंडनबर्ग के जो आरोप थे उस पर सेबी की जांच, सुप्रीम कोर्ट के मामले, और आखिरकार अब ये पूरा मामले का एक तरह से विशाल क्लोजर होता हुआ दिखाई दे रहा है जी, जहां सेबी ने पूरी तरह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट अपनी दे दी है जी। अब उसका ही असर, बस मैं एक और बात कहूँगा, आज मार्केट कैप अडानी ग्रुप का 66,000 करोड़ रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। अब तक की सबसे बड़ी तेजी इसको माना जा रहा है। आज जो
तेज़ी आई है। उसमें अडानी पावर 12% चढ़ा है, अडानी एंटरप्राइजेस 5%, ग्रीन 5% और अडानी टोटल गैस जैसे जो कंपनी है वो 7% के उसमें इजाफा आया। जी। तो शेयरों में लंबा चौड़ा इजाफा आया और ये भी बताता है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स एक बार फिर से जो एक हिंडनबर्ग ने एक अटैक किया, एक हिट उसको मामला बताया गया जी। और हिंडनबर्ग तो चूंकि शॉर्ट सेलर थे, पैसा कमाया उन्होंने, अपना पैसा कमा के निकल गए और देश के जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हुई। और इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं, ख़ासतौर पर किसी विदेशी उसमें, क्या उन पर वाकई आंख बंद करके भरोसा किया जाना चाहिए? क्या इस तरह के जो वो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को भी क्या इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? विशाल सर, इस पूरे मामले पर गौतम अडानी साहब जो चेयरमैन हैं उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि लंबी जांच के बाद सेबी ने फिर से वही बात कही जो हम हमेशा से कहते आए हैं। हिंडनबर्ग के जो दावे थे वो बेबुनियाद थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी ग्रुप की पहचान रही है। हमें उन इन्वेस्टर्स के नुकसान का बहुत दुख है जिन्होंने इस फर्जी और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट की वजह से पैसा गंवाया है। जिन लोगों ने झूठी कहानियां फैलाई, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत के संस्थानों की यानी इंस्टीट्यूशंस की, भारत के लोगों की और राष्ट्र निर्माण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो अटल है। और सत्यमेव जयते कहते हुए उन्होंने जय हिंद के साथ ही इस ट्वीट को अपना विराम दिया है। लेकिन सर लगातार देखिए, गौतम अडानी के लिए पिछले 2023 से लेकर और आज तक का सफ़र अगर आप देखिए तो बेहद संघर्ष भरा रहा। आपको याद होगा एक एफपीओ 20,000 करोड़ का जो लाने वाले थे उसको कॉल बैक करना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था अडानी ग्रुप को। सर आप वो कह रहे हैं एक दिन में सर 59% तक जो हम लोगों ने गिरावट देखी थी सर, मतलब जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस वो 1200-1100 रुपए के आसपास आती हुई दिखी थी। हाँ बिल्कुल, आधा मार्केट कैप वाइप आउट हो गया था उस पूरी क्राइसिस में। 6.5-7 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप रह गया था ग्रुप की कंपनियों का। तो ये एक बहुत तगड़ा झटका था और ये भी बताता है कि किस तरह से विदेशी जो एक इंटरफेरेंस के जो बार बार उसके बाद से बातें आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी स्क्रूटनी के लिए पूरी चीज़ें गई, लगातार सुनवाई हुई, अलग अलग चरणों में सेबी पे आरोप लगाए गए कि कई तरह के उसमें सेबी ने अपनी जांच की। 24 जो बिंदु थे जो अदालत में तय हुए, उन 24 बिंदुओं पर जांच की गई और आखिरकार सारी चीज़ों पे अब क्लीन चिट मिलती हुई विशाल दिखाई दे रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की सर, तो सुप्रीम कोर्ट के ने भी जो है 6 सदस्यीय जो कमेटी बनाई थी, हालांकि उन्होंने अडानी साहब को जो है कोर्ट से बरी करते हुए नजर आए थे, वहाँ भी उनको की जीत होती हुई नजर आई थी। और जिस तरह से पूरे आरोप बेबुनियाद निराधार साबित हुए हैं, और इस बात का जिक्र खुद गौतम अडानी ने जब बिल्कुल शुरुआत में ये जब आरोप लगाए गए थे, उसके बाद जब उनकी पहली प्रतिक्रिया आई थी, मुझे याद है तब भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था कि ये सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, इनके पीछे कोई आधार है नहीं। तो वही चीज़ें आखिरकार अंत में सही साबित होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जमकर खरीदारी हुई। शेयर आज करीब 9% उछलकर 8 रुपये 55 पैसे के भाव पर पहुंच गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर ड्यूज राशि से जुड़ी जो याचिका थी उस पर सुनवाई टाल दी है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं कर रही, लेकिन इसका कुछ समाधान जरूरी है और इसके लिए उसे कुछ समय चाहिए। प्रवीण सर, सरकार ने यह भी कहा कि वो इस समस्या के लिए समाधान पर काम कर रही है, तो मेरा आपसे यही प्रश्न है सर, क्या दिन पलटने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के? ये एक बहुत बड़ा अपडेट है वोडाफोन आइडिया के लिए भी, वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जो वोडाफोन आइडिया की सिम का इस्तेमाल करते हैं, वोडाफोन आइडिया के जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी। यहाँ से एक अंदाज़ा लगता हुआ विशाल ये दिखाई दे रहा है, जब आज की सुनवाई हुई और केंद्र ने और ज़्यादा वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट में। आज 19 तारीख को सुनवाई होनी थी और सुनवाई में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए केंद्र सरकार की तरफ से, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कही है। एक तो सरकार ने वक्त मांगा कि हमको इस पूरे मामले में रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम चाहिए। दूसरी बात, एसजी जो तुषार मेहता है, उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण ये कही कि वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है या वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार स्टेक होल्डर है। ऐसे में कंज्यूमर्स के हित को देखते हुए सरकार को इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सरकार इसके ऑप्शंस या सॉल्यूशंस को देख रही है जी। ये एक ऐसा बयान है या केंद्र सरकार का एक तरह से कहें कि हम
स्टैंड है जो आने वाले वक्त में वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत लाने की तरफ इशारा करता है विशाल जी। एंड व्हाट अबाउट एयरटेल सर, इसके बारे में बताइए। एयरटेल को लेके ये माना जा रहा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अभी राजी नहीं है। ओके। मसला देखिए एयरटेल का बहुत कम है, पूरा का पूरा जो दारोमदार और पूरी स्थिति जो इस वक्त है जी। वो वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ी हुई है। जो एडिशनल डिमांड आई है वो 9,450 करोड़ रुपए की है। 2017-18 के जो AGR ड्यूज़ हैं जिनको लेके ये कहा गया कि इनका कैलकुलेशन करने में वक्त लगा और इस वजह से जब कैलकुलेशन हुए तो उसके बाद अब इनको कंपनी को ये ड्यूज चुकाने के लिए कहा जा रहा है जी। तो वोडाफोन आइडिया का फिर वही सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क था कि साहब ये अचानक से उठाई गई मांग है, इस जो कैलकुलेशन का तौर तरीका है ये गलत है और इसलिए इस पे हमको राहत यहाँ पे दी जाए जी। इसी मसले के साथ हो सकता है सरकार जो AGR का बकाये का जो पूरा मामला है वोडाफोन आइडिया के साथ उस पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला भी आने वाले दिनों में करे। सर आपकी इसी बात से मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर का जो ग्राफ है उस पर भी अपने व्यूवर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए सर तो वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 27% का रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त तेजी। और कुछ सुगबुगाहट तो होगी ही सर, 6 महीने में 13% चढ़ा है और एक साल में बात की जाए तो 19% की गिरावट हालांकि देखने को मिल रही है। लेकिन सर तुषार मेहता साहब की जो बात आप लाए हैं मनी सेंट्रल में, उन्होंने 26 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए जो है उसका अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इसकी जल्दी सुनवाई की जाए ताकि जो है इन्वेस्टर्स का जो मामला है, इंटरेस्ट है, वो भी जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि जो सरकार का जो मोटा जो पैसा लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, वो भी दांव पर लगा हुआ है सर। 50% के आसपास यानी 49% गवर्नमेंट का स्टेक है। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सरकार है इस वक्त यहाँ पे। तो अब जाहिर तौर पर सरकार ने जो AGR के जो बकाया थे उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया। अपना 36,950 करोड़ रुपए का जो बकाया था उसको इक्विटी में कन्वर्जन किया गया। तो अब गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ी बात है कि वो किसी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की वाली अपनी कंपनी को किसी तरह से डूबने नहीं दे सकती। और जो सरकार ने जो SG ने जो बोला है, तुषार मेहता ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए सरकार को यहाँ सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है। सर क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि AGR बकाये वाला जो मामला है उसको भी थोड़ा स्टोरी में जोड़ ही दीजिए, बता दीजिए क्या है वो मामला। नहीं देखिए वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला है जिसका कैलकुलेशन किया जाता है और उसके आधार पर टेलीकॉम सेक्टर में जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है यानी आपको जितना रेवेन्यू हो रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको सरकार को देना पड़ता है AGR बकाया के तौर पर। स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ हैं, फिर AGR ड्यूज़ पे जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो लंबा चौड़ा अमाउंट है। तो वोडाफोन आइडिया इस वक्त ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के, जिसमें बैंकों के कर्ज शामिल है और AGR का बकाया शामिल है, इंटरेस्ट पेनल्टी का पोर्शन है, इसके तले दबी हुई है जी। और कंपनी को सरकार से जब तक बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी तब तक उसका आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो भी सुस्त ही रहेगा। जी सर, एक सवाल अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया कि इसके पहले जो हम लोग जब भी इस स्टोरी को डिस्कस किए तो सरकार की तरफ से कह दिया गया कि अब मेरे से उम्मीद मत रखिए, समझे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात कही गई कि कुछ समय हमें और चाहिए, तो क्या कुछ पॉजिटिव आ सकता है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू के से? नहीं, पॉजिटिव आने की उम्मीद ज़्यादा है मैं ये कहूँगा, तो लेकिन लेकिन सरकार के अंदर कन्फ्यूजन भी है। जिसकी जो बात आप कह रहे हैं कि एक बार कहा जाता है कि नहीं अब हमसे उम्मीद मत कीजिए, दूसरी बार कहा जाता है कि हम विचार करेंगे, तीसरी बार फिर ये आता है कि सरकार के पास DOT की चिट्ठी पहुंची है या PMO के पास पहुंची है, उसमें कहा गया है कि इस मामले का हल निकाला जाए। फिर कभी सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम इस पूरे मसले को देख रहे हैं, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। PMO डिस्कस नहीं करेगा, अकेले PMO फैसला नहीं लेगा, एक उलट बात आती है, बाकी सबको बिठाना पड़ेगा, एक राय सबकी लानी पड़ेगी। तो बहुत सारे इसमें पेच है, सरकार के अंदर खुद कन्फ्यूजन है कि आखिर किया क्या जाए। और सरकार का चूंकि पैसा, भले देखिए AGR का बकाया भले आप वर्चुअल सरकार का या नोशनल आप गेन या लॉस मान लीजिए या सरकारी खजाने में आने वाले पैसे को मान लीजिए, लेकिन आखिरकार वो रकम है। अगर टैक्स की देनदारी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टैक्स बना नहीं, टैक्स बना, आपने दिया नहीं, तो वो नोशनल गेन या लॉस जो है वो गवर्नमेंट के उसमें है। जी। अब
सरकार उसको लेना चाहती है नहीं लेना चाहती, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो करोड़ों यूजर्स हैं उनका आखिर क्या होगा। जी जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सरकार के नए जीएसटी सुधार से अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारें सस्ती हो गई, लेकिन कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें जो हैं वो 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक घटा भी दी। लेकिन इसका सीधा असर जो है सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पड़ा है। कहा जा रहा है कि पहले ही ईवीज जो थी महंगी थी, अब जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां सस्ती हो गई हैं तो दोनों के बीच के कीमतों का जो अंतर है वो और बढ़ गया है, यानी सर जो गैप है वो बढ़ गया है। प्रवीण सर, कुछ गाड़ियों पर ज़बरदस्त असर पड़ रहा है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी और पेट्रोल नेक्सॉन की अगर बात की जाए तो उसके बीच का जो फ़र्क है वो अब करीब 5.5 लाख तक पहुंच गया है सर। बिल्कुल। और टाटा पंच ईवी और आईसी पंच यानी जो पेट्रोल वाला जो पंच है उसके बीच का भी अंतर जो है वो 4.5 लाख के आसपास बढ़ गया है सर। वहीं हुंडई क्रेटा का पेट्रोल मॉडल जो है वो कहा जा रहा है कि 70,000 रुपये तक सस्ता हो गया। पूरा मामला है क्या सर? तमाम जो गुडी गुडी न्यूज़ के बीच एक खबर आ जा रही है कि अब ईवी वाले रोड है। नहीं, देखिए, ऑटो सेक्टर में कोई एक फैसला होता तो एक तरफ राहत होती, दूसरी तरफ वो आफत जैसी नज़र आती है जी। और अब जो जीएसटी कटौती का सरकार ने फैसला लिया और उसने एक बड़ी उत्साह पैदा किया कंज्यूमर्स में भी और आपका ऑटो सेक्टर में भी, कार कंपनियां हों चाहे या टू व्हीलर कंपनियां, इनके भीतर भी, कि अब जो बरसों की रुकी हुई सेल्स थी, बरसों की जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रहे थे बार बार, उससे इस सेक्टर को निजात मिलने वाली है। ऊंची कॉस्ट थी, रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ऊंची ऑटो सेक्टर के लिए हो गई थी, उसके ऊपर टैक्स बहुत तगड़ा था। तो आखिरकार जब सरकार ने इस पूरे सेक्टर को, जब जीएसटी के स्लैब घटे तो वहाँ से राहत मिली। 28% से घट के सीधा 18% पे टैक्सेस आ गए, आपके सेस भी खत्म हो गए। तो ये राहत अब पेट्रोल डीजल इंजन वाली या सीएनजी इंजन वाली गाड़ियों को तो हो गया, लेकिन ईवी जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वहाँ अब इस पूरे फैसले से एक आफत सी आती हुई दिखाई दे रही है जी। जो आप नेक्सॉन का बता रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो परेशानी हो रही है वो ऐसे मॉडल्स के साथ हो रही है जहाँ पे जिस गाड़ी का एक मॉडल ईवी है और वही मॉडल पेट्रोल या डीजल या सीएनजी में भी मौजूद है। जी। जैसे नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, इस तरह की गाड़ियाँ जो है, या क्रेटा हो गई। अब नेक्सॉन पर ही प्री जीएसटी का जो जीएसटी कट के पहले का जो भाव था या जो डिफरेंस था उसमें और अब के उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। ओके। यानी 1 लाख रुपए का गैप बढ़ गया है दोनों गाड़ियों में, पेट्रोल डीजल ले लीजिए या ईवी ले लीजिए, या ईवी ले लीजिए। तो ईवी वाली गाड़ी के लिए आपको 1 लाख रुपए और ज़्यादा चुकाने होंगे जी। तो वो गैप बढ़ के अब 5.5 लाख रुपए पहुंच गया नेक्सॉन के मामले में। इसी तरह के गैप सारी जो गाड़ियां हैं वहां पे हैं। अब आप इसका दूसरा जो इसका असर जो है उसको अब आप समझिए कि 5.5 लाख रुपए ज़्यादा कोई क्यों देगा सर? और उसके बावजूद सर सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी सवाल है। बिल्कुल, ईवी के साथ रेंज की दिक्कत है, ईवी के साथ बैटरीज का क्या होगा, चार्जिंग कहाँ पे होगी उसकी। तो ईवी के साथ बहुत सारी जो मुश्किलात मौजूद हैं अभी, वो एक बार पुश कर सकती हैं लोगों को जो ईवी लेने का सोच रहे होंगे। वो भी अब कहेंगे कि 5.5 लाख सस्ती पड़ रही मुझे नेक्सॉन पेट्रोल वाली, तो 5.5 लाख रुपए एक रकम होती है। उतने में एक कार उतने में आप 5 साल गाड़ी चला लेंगे अपनी, मेंटेनेंस और पेट्रोल जोड़ लीजिए तो। बिल्कुल। तो वो आपको फिर वहाँ बहुत फ़ायदा दिखाई देता। तो अगर आप बेसिक जो कैलकुलेशन भी अगर करता है तो उसके लिए ईवी अब एक तरह से अनवाइबल हो गई है। जी। और इसीलिए अब जब पेट्रोल डीजल गाड़ियों की को जो राहत है वो ईवी के लिए आफत हो गई है। जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा और इसमें अब एक चीज़ है, अब क्या इससे और एक नया सवाल पैदा होता है, क्या अब मजबूरी में ईवी के सस्ते होने का दौर भी शुरू होगा? क्योंकि कंपनियां भी तो कीमतें अनाप शनाप रखे हुए हैं। क्या ईवी गाड़ियों की बीच का और पेट्रोल डीजल गाड़ियों की, क्योंकि गडकरी साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जल्द ही वो दौर आएगा जब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर ही ईवी गाड़ियों की भी कीमत हो जाएगी, कोई गैप नहीं बचेगा। ऐसे में फिर ईवी गाड़ियां ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। जी। तो क्या अब इन कंपनियों को ईवी की कीमतें घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, अगला सवाल ये है कि कई बार हम लोग देखने और सुनने को मिलता है कि कई राज्य सरकारें जो है
भारी भरकम मोटी सब्सिडी जो है लोगों को देती थी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप लीजिए भाई, आप अगर ईवी कार लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा, या थोड़ी आपको इस राज्य में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। क्या उनको भी स्केल अप करने की ज़रूरत है? उनको भी अपना जो इंसेंटिव है बढ़ाने की ज़रूरत है, तब बिकेगी या नहीं? बिल्कुल, ये भी हो सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ एडिशनल अभी ग्रीन इन्वायरमेंट और ग्रीन का जो नारा चलता है सर नहीं, बिल्कुल इंसेंटिवाइज करना होगा अगर आपको। और मुझको लगता है कि इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ जब तक आप इंफ्रा पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर ईवी से जाना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि रास्ते में गाड़ी चार्ज कहाँ करूँगा मैं। जी। और दूसरी बात एक और है सर, संकट की बात जो मेरे दिमाग में आती है, ख्यालों में आती है कि अगर कहीं गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया तो मान लीजिए अगर आपकी पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, सीएनजी की गाड़ियां, तो उसका मैकेनिक मिल जाता है। एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर मान लीजिए ईवी की गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसको देखने सुनने वाला भी कोई मौजूद है हाईवे पे या नहीं, या पहाड़ी इलाकों में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है सर। नहीं, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। आप रात बिरात सफ़र करते हैं और आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए गाड़ी की या कम हो जाए, तो आप आखिर कहाँ चार्ज करेंगे व्हीकल को? तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका उपाय साथ साथ सरकार को ढूंढना पड़ेगा, वॉर फुटिंग पे काम करना हो। क्योंकि इतने साल देखिए, 2-3 साल में तो हम देख रहे हैं कि ईवी का एडॉप्शन रेट बहुत बड़ा है, लेकिन उसी अनुपात में आप देखिए क्या आपको कहीं चार्जिंग स्टेशन दिखाई देते हैं ईवी के? क्या आप हाईवे पे जाते तो कहीं दिखाई देता है कि यहाँ चार्ज कर सकते हैं? क्या पेट्रोल पंप्स पे चार्जिंग स्टेशन बनाए गए? इतने वक्त में ये बनाए जा सकते थे सर। अगर कुछ इक्का दुक्का दिखते भी हैं तो वो टियर 1 सिटीज़ में दिखते हैं। व्हाट अबाउट द टियर 2 एंड टियर 3? मेट्रोस को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बाहर तो कहीं इंफ्रा है ही नहीं। और किसी को अगर 400-500, यानी या तो आप 2 गाड़ियां रखिए, अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप अपने पास पेट्रोल डीजल का व्हीकल रखिए। सिटी मूवमेंट करने के लिए, आवाजाही करने के लिए आप, उसका अलग समस्या है सर। पार्किंग की भी इशू है दिल्ली जैसे राज्य में सर, यहाँ पार्किंग की समस्या भी है, वो भी चरम पर है। लेकिन एक अंतिम सवाल सर, त्योहारों के सीज़न में कहा जाता है कि जो गाड़ियों की जो सेल्स है वो बड़ा अच्छा बढ़ती हुई नज़र आती है, लोग बढ़ चढ़ कर खरीदते भी हैं। तो क्या, मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि ईवी गाड़ियाँ जो बना रही हैं वो कंपनियाँ, उनकी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करने की ज़रूरत है? बेचने वाला जो स्ट्रैटेजी है, बेचने की स्ट्रैटेजी में यही है कि अगर आपको फेस्टिव सीजन का फ़ायदा उठाना है तो आपको ईवी पे डिस्काउंट भी देने पड़ेंगे और हो सकता है आपको प्राइस भी कट करने पड़े मार्जिन पे। वहाँ आपको फिर अपना डेंट झेलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ बिकें। अदरवाइज मुश्किल है लोगों का फिर इस एनवायरनमेंट में ईवी को खरीदना। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।